गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है वो नेहा के पापा को हॉस्पिटल में लेकर भी आ जाती है और उनका ट्रीटमेंट भी चलता है। और तभी जैज़ और इशिका दोनों भी आते हैं। काफ़ी अच्छे से ये सिचुएशन को संभालती है सैम। पहले अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को वापस भेजती है, पुलिस के साथ भी अच्छे से टैकल करती है और पूरी रात रुकती है। और ख़ासकर नेहा के साथ वीडियो कॉल पर भी रहती है कि नेहा को भी सिचुएशन सब बताती है वगैरह। जब नेहा के साथ वीडियो कॉल पर थी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कोई भी अपने पापा को इस कंडीशन में देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इमोशनल हो ही जाएगा। और सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई थी। तभी जो सैम है उसे बहुत प्यार से टैकल करती है, वीडियो कॉल पे अच्छे से बात करती है और पूरी बात करके वो वहाँ पे ख़त्म कर देती है। अब उसके आगे जब वीडियो कॉल जब वीडियो कॉल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो जो सैम है वो वहाँ पे बहुत देर तक जगती है। जो जैज़ और इशिका होते हैं वो एक दूसरे को हाथ होल्ड करके और वहीं के वहीं दोनों एक दूसरे के कंधे पर सो जाते हैं। पर सैम को नींद नहीं आ रही रहती है। सैम बहुत ज़्यादा वरिड होती है, क्योंकि बहुत आलस हो चुके रहते हैं। अंकल का उठना मीन्स वेकअप, या ये बोलो कि उनको होश अभी तक आया ही नहीं रहता है। और ऐसी क्या इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि जिसकी वजह से होश ही नहीं आ पा रहा है। समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि ऐसे कैसे हो चुका है, सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो गई है। तो वो बहुत देर तक जगती रहती है। फिर वो जब अंकल के पास वहाँ पे कांच से देख रही रहती है तो वो देखती है कि अंकल का मतलब थोड़ा सा वाइब्रेटिंग मूवमेंट होना रहता है। तो वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं रहता है और वहाँ पे कोई भी नर्स नहीं रहती है, ना डॉक्टर रहता है। तो वो देखती है और देखते से ही मतलब ऐसा होता है कि अंकल थोड़े से ऑक्सीजन की कमी या किसी की वजह से थोड़े से तड़प रहे रहते हैं। जैसे ही वो ये देखती है सैम वो फटाक से चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। वहाँ से डॉक्टर को बुलाती है। जो डॉक्टर रहता है कि वो भागता है, भागते हुए बुलाती है। फिर वहाँ से नर्सेस आती है, डॉक्टर्स आती है, वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पर, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे रहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और थोड़ा सा उनका ब्रेन में जो स्टिचेस होते रहते हैं वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है कि कैसे करना है। वो लोग अपने तरीके से उस समय सिचुएशन तो हैंडल कर लेते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं डॉक्टर्स, तो वो सैम को बोलते हैं कि नाउ ही इज़ ऑन अ क्रिटिकल सिचुएशन, हम लोग इनको हैंडल नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि मतलब क्या है आपका, आपके आप लोग हैंडल नहीं कर सकते? यू आर द डॉक्टर्स, यू आर द बेस्ट डॉक्टर्स, हाउ कुड यू डोंट हैंडल दैट? तो कहते हैं वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट सर्जन्स। हम सर्जन नहीं हैं, इनके लिए स्पेशलिस्ट सर्जन को आपको अपॉइंट बुलाना पड़ेगा। एक सर्जन ही है जो इनको हैंडल कर सकता है, क्योंकि इनके जो पीछे की जो बहुत नाजुक जगह पे इनको लगी है। और आई थिंक बचपन में भी इनको कभी वो लगी थी, तो उसी जगह फिर से घाव हुआ है। इसे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। आप जानते हो, आप ऐसे इंसान के पास आए हो कि आपको पैर में दर्द है और आप सर के डॉक्टर के पास आए हो, तो पैर का ट्रीटमेंट सर वाला डॉक्टर नहीं कर सकता है। सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। वी नीड सर्जन और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप सर्जन को बुलाओ। तो वो कहती है कि मैं कहाँ से बुलाऊँ सर्जन को? आई डोंट नो एनी सर्जन। आपका जो यहाँ से लिंक होगा किसी भी सर्जन के साथ, आप उन सर्जन को बुला लो ना। क्योंकि आई विल पे फॉर द एक्स्ट्रा मनी, वॉट एवर द थिंग इज दैट। बट मैं कहाँ से बुलाऊँ? मैं नहीं जानती किसी को भी। मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है, कहाँ से है, कहाँ से बुलाऊँ मैं? तभी वो कहता है कि यार देखो, एक्चुअल में मेरी बात सुनिए, हमारे जो सर्जन है वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। वो बेस्ट से बेस्ट मीन्स वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैं नहीं बुला सकता उनको। लेकिन आप अगर कहीं पे आप ऑनलाइन सर्च करिए, कोई अच्छे सर्जन हो तो, क्योंकि हमारे बेस्ट सर्जन तो ऑस्ट्रेलिया में अपने पेशेंट को देखने गए। तो और उनकी पूरी टीम गई है सर्जन्स की। तो हम किसी को भी नहीं बुला सकते हैं। हाँ, हमारा टाई अप था, बट वो यहाँ नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ आप ऑनलाइन सर्च करिए, या फिर आपको यहाँ से डिस्चार्ज करके कहीं और डॉक्टर के पास शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी अभी क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। पर आप अगर खुद सर्जन कहीं ना कहीं से कर सकती हैं
तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। सैम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, उसे समझ में नहीं आता है। वो फटाक से भागती है, कहती है ओके फाइन मैं कुछ करती हूँ। वो भागती है और भागते हुए जैस को उठाती है, बोलती है फाइंड आउट राइट नाउ सर्जन, जल्दी से जल्दी बेस्ट से बेस्ट सर्जन को फाइंड आउट करो। तो सबके सब लग जाते हैं, तो जैस हो जाती है। फिर वो क्या करती है, उसको इतनी ज़्यादा पैनिक होती है, ऑनलाइन सर्च करती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अपने डैड को कॉल करती है। सैम अपने डैड से बहुत टाइम हो गया था बात नहीं कर रही थी, जब से उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता चला था। और जो डैड है वो भी वो भी बात ही नहीं कर रहे थे। जो जैस है वो भी सर्च करने लग जाती है, इशिका भी सर्च करने लगती है। इशिका बार बार जैसे पूछे जाती है कि क्या हुआ है, हम सर्जन क्यों सर्च कर रहे हैं, क्या हो गया एकदम से। तो वो कहती है पता नहीं, लेकिन अगर सामने कहा है तो हमें सर्च करना पड़ेगा, हम बाद में क्वेश्चंस कर सकते हैं ना इशिका। राइट नाउ सर्जन, और बेस्ट से बेस्ट सर्जन ढूंढो। तो सबके सब सर्जन ढूंढने के लिए लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे रहते हैं, पर सर्जन नहीं मिल रहे रहते हैं। तभी जो सैम अपने डैड को फ़ोन लगाती है, और डैड जब उसके फ़ोन उठाते हैं तो वो अपनी मॉम की तरफ सेंड दे देते हैं फ़ोन, कि लगता है तुम्हारी बेटी को तुमसे बात करनी है, इसलिए उसका फ़ोन आया है। तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि उसे अगर मुझसे बात करनी होती तो मेरे मोबाइल पे कॉल करती, पर आपके मोबाइल पर आया है, शायद आप बात करो, उठाओ फ़ोन और बात तो करो। तो यहाँ पर जो रहती है सैम, तो सैम कंटिन्यूस कॉल पे कॉल करे जा रही रहती, तब उसकी मम्मी एकदम से चिल्ला देती हैं उसके पापा को कि आपको दिखता नहीं है वो कुछ कॉल कर रही है, आप उठाओ तो सही। फिर उसके पापा को लगता है यार कि इतने कॉल कभी सैम करती नहीं है। तो वो जब एकदम से फ़ोन उठाते तो सैम बोलती है पापा मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो वगैरह, वो सब बातें बाद में, मुझे बेस्ट से बेस्ट मुझे सर्जन बताओ। तो वो स्पीकर पे कॉल रहता है, तो उसकी मम्मी पूछती सर्जन क्यों चाहिए, अब क्या हो गया। तो कहती मम्मा वो जो ना नेहा के पापा का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं उनको लेकर आई, मैं डॉक्टर के पास लेकर आई, सब कुछ किया, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि मॉम उन्हें सर्जन से ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसे पापा कहते हैं क्यों, हॉस्पिटल का सर्जन कहाँ गया है, मतलब उन हॉस्पिटल का सर्जनों के साथ टाई अप रहता है, उसका क्या हुआ। तो कहती कि पापा वो था लेकिन वो नहीं है, मतलब वो जो सर्जन है ना वो यहाँ था, पर वो ऑस्ट्रेलिया गया है, इनके यहाँ अभी नहीं है। और राइट प्रेजेंट मुझे सर्जन चाहिए किसी भी हालत में। पापा मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। अगर मैंने सर्जन नहीं ढूंढा, मैंने अभी ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उनके जो नेहा के पापा को कुछ हो जाएगा। पापा आप समझो मेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज़ मुझे सर्जन बताओ। तो कहते हैं कि पिछली बार जब हमारे रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट भी सर्जन ने किया था। तो उस हॉस्पिटल का सर्जन है मुझे पता है, डॉक्टर मेहता है वो, मतलब सर्जन मेहता है, तो उसको बोल सकते हैं, पर वो अवेलेबल है कि नहीं ये नहीं पता। तो कहती है कि अरे क्या, तो पापा आप ज़रा फ़ोन लगाकर पूछो ना, प्लीज़ जल्दी से पूछो, पूछो यार। तो यहाँ पे सारी बात होती है, तो जो उसके जो पापा रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं बात करता हूँ। तो वो अपनी मम्मी का मोबाइल लेते हैं, मतलब सैम की मम्मी का मोबाइल लेते हैं और उससे कॉल करते हैं, तो पता चलता है डॉक्टर मेहता जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं। तो हॉस्पिटल वाले में फ़ोन लगा के वो पूछते हैं कि घर है या यहाँ है, तो वो बोलते हैं अभी हॉस्पिटल में ही है। तो वो अपने डैड को बोलती पापा आप प्लीज़ यहाँ से निकल के हॉस्पिटल जाओ, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरी बात कराओ उनसे। तो उसके जो पापा हैं वो फटाफट निकल जाते हैं और करीब 10 से 15 मिनट के बाद हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर सैम उनको फिर से कॉल करती है। सैम जैसे ही अपने पापा को कॉल करती है तो उसके पापा डॉक्टर मेहता से उनकी बात कराते हैं। जब डॉक्टर मेहता वो बात पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रेन में लगी, इधर लगा, क्योंकि वो ब्रेन सर्जन रहते हैं वो भी। तो वो बात होती है तो वो कहते हैं देखो ऐसे तो मैं आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं बता सकता है, मुझे वहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो तो सैम कह रही थी तो आप आ जाइए तुरंत पुणे में। तो कहते मैं एकदम से कैसे आऊँ पुणे में, मेरे अपॉइंटमेंट्स वगैरह। तो कहते कि सर लेट मी जस्ट क्लियर यू, मेरे फादर इन लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। आप जितना एक्सपेंस लगेगा मैं सब मैं सब अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़
उनकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। आप प्लीज़ आइए, ट्रीटमेंट करिए प्लीज़। पापा, आप टिकट बुक कराइए इनकी, पुणे की। पुणे पे आकर मैं आपको पिकअप करूँगी। और प्लीज़ सर, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपके जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं आप थोड़े टाइम के लिए कैंसिल कर सकते हैं, बट किसी की लाइफ जो है उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए और जानिए प्लीज़। जो डॉक्टर रहते हैं वो बात को समझने की कोशिश करते हैं, और ये बात को समझने के बाद बोलते हैं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपने अपॉइंटमेंट्स थोड़ा डिले भी कर सकता हूँ, वो इतनी अर्जेंसी नहीं है। अ, ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप करवा दीजिए। तो जो उसके पापा रहते हैं वो ट्रैवल एजेंसी को कॉल करते हैं, पूरी बुकिंग वगैरह सब कुछ करा देते हैं, कैब वैब बुकिंग। तो करीब 1-1.5 घंटे के बाद जो फ़्लाइट रहती है, मतलब फ़्लाइट को तो टाइम लगता है बट 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे अरेंजमेंट्स होते हैं, और सैम फटाक से बुलाती है सर्जन को। वहाँ पर दूसरी तरफ जो डॉक्टर रहता है वो बार बार आकर पूछता है आपने सर्जन का किया किया आपने? तो वो कहते हैं कि सर्जन हो चुका है, वो आ रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि फ़्लाइट पकड़ने में भी टाइम लगता है, और रास्ते थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो लगेगा ही टाइम। तो वो कहती है कि ओके फ़ाइन, हम तब तक कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे रहते हैं सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो रुक रुक तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रुक नहीं रही रहती, थोड़ा ना थोड़ा ब्लीड हो रहा रहता है। एक तरफ ये बॉटल चढ़ा रहे हैं, एक तरफ वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत कोशिश करते हैं ये लोग, जितना इन लोगों से बनता है हर चीज़ कोशिश कर रहे रहते, पर बोलते ना, कोशिश कितनी भी कर लो, जो काम जिसको भाई उसी के लिए होता है, मतलब जो काम सर्जन कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर अपनी कोशिश तो करते हैं बट इफ़ेक्टिव और काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे रहते हैं। बस यही चीज़ें रहती है, पर कोशिश रहती है। दूसरी तरफ जो सर्जन रहता है, जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर मेहता, वो फ़्लाइट पे बैठ जाते करीब 2-2.5 घंटे के बाद ये पहुंचते। तो रात के करीब 3:30 बज रहे रहते हैं। 3:30 बजे जो सैम है वो इशिका के साथ जाती है, क्योंकि इशिका को एयरपोर्ट वगैरह इन सब के बारे में आइडिया रहता है, और जैज़ को वो वहीं पर छोड़कर जाती कि अंकल का ध्यान रखना। और रात के 3:30 बजे वो लोग वहाँ जाते हैं, फिर डॉक्टर मेहता को लेते हैं और करीब आते हैं। पुणे का एयरपोर्ट थोड़ा दूर रहता है, ऐसे नहीं बोलूँगी आउटसाइड एरिया में रहता है, पर जहाँ से उनका हॉस्पिटल रहता है वहाँ से तो दूर ही रहता है, इसलिए। तो सर्जन आते हैं और बोलते हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है उनकी। तो कहती है कि पता नहीं, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो उन चीज़ों के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो वो सही तरीके से हमें कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तो वहीं जाकर पता चलेगा। और बाकी उन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये ट्रीटमेंट कर दो, उन्होंने किया। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उनको बोल दिया था, वो ट्राई कर रहे, पर ब्लीडिंग अभी तक रुकी नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ, वो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए। तो ठीक है, करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ प्लीज़ गो हैड। फिर करीब आधे घंटे के बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो जो सैम रहती है, उसके पास नेहा का रात को 3:30 या 4 बजे कॉल आता है। वो बीच में थोड़ी टाइम के लिए नेहा सो गई थी अपनी मॉम के साथ, पर उसे फिर एकदम से याद आती है तो एकदम कॉल करती है। अ, जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, ऑपरेशन जस्ट इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो सैम बोलती है कि आप करिए तुरंत। ये सारी बातें जो बोलता है जब डॉक्टर सैम के साथ, तो जो नी रहती है वो कॉल पर रहती है सैम के साथ। तो ये बात सुन लेती है वो, तो नी एकदम से बोलती है कि क्या हुआ है सैम, ऑपरेशन क्यों, पापा का क्या हो चुका है? तो वो बोलते हैं कि पापा को थोड़ा सा ना ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है। बेबी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मैं आपको सब चीज़ अच्छे से और डिटेल में हर एक चीज़ समझाती हूँ, पर बेबी अभी नहीं।
राइट नाउ मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और ऐसे करके वो फ़ोन इशिका को दे देती, तो इशिका भी बहुत रो रही रहती है। तो इशिका बोलती है कि दी आप अभी अभी कुछ मत पूछो, सैम पूरी चीज़ें संभालने की पूरी कोशिश कर रही है और पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और ऐसे करके वो भी फ़ोन काट देती है। यहाँ नेहा की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि दोनों तरफ, चाहे वो सैम हो या चाहे वो इशिका हो, दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। क्योंकि उन्होंने देख लाइफ वो लोग देख रहे रहते हैं कि उन्हें समझ में आता है यार क्या सिचुएशन हो रही है, कैसे हैंडल करना है चीज़ें। वहाँ पर जो डॉक्टर है वो स्टार्ट कर देता है अपनी ट्रीटमेंट। यहाँ पे जो सैम के डैड कॉल करते पूछते कि पहुँच गए कि नहीं, तो वो बोलती है थैंक यू पापा, पहुँच गए हैं अच्छे से। तो पापा बोलते हैं अपनी पापा उसके पापा कहते हैं अपने पापा को कौन थैंक यू बोलता है। तो कहती है पापा आपने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। तो कहते हैं कि तुमने हरकतें ही ऐसी करी है। पर मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी चाहे कहीं भी किसी के भी घर की बहू बने या फिर बहू घर पर लेकर आए, पर वो रिस्पॉन्सिबल है, ये बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी तरीके से निभा रही हैं। तो वो कहती कि हाँ पापा, पर अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना। कहते वो तो भगवान के हाथ में है और डॉक्टर के हाथ में है। हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने सब करी है। और आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। नेहा कैसी है? ये फर्स्ट टाइम था जहाँ उसके पापा ने पहली बार पूछा था कि नेहा कैसी है इतने टाइम के बाद। तो वो बोलती है पापा नेहा तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत रोए जा रही है पापा के लिए। तो अभी तो ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखो, हमारे घर की बहू है वो, उसका ध्यान रखो अच्छे से। जब ये बात बोल के पापा एकदम से फ़ोन रख देते हैं, तो सैम को एक तरफ खुशी भी होती है बहुत ज़्यादा कि फाइनली एट द एंड ऑफ एवरीथिंग कि माय डैड एक्सेप्ट मी एंड माय वाइफ आल्सो। तो बहुत खुश होती है वो। और ये फीलिंग्स उसे अच्छी भी लगती है, पर एक तरफ ये फीलिंग का वो इन्जॉयमेंट भी नहीं कर पाती है, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल रहती है कि अभी उसे अपने फादर इन लॉ दिख रहे रहते हैं, क्योंकि अभी उसको अपने फादर नहीं, फादर इन लॉ पहले दिख रहे रहते हैं। तो सैम मतलब एक तरफ खुश भी होती है, पर एक तरफ वो अभी बहुत ज़्यादा वरिड होती है। नेहा भी दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा वरिड हो जाती है कि अब उससे हैंडल ही नहीं हो रहा रहता है कुछ भी चीज़ सिचुएशन। तो अपने मॉम के पास जाती है और मॉम को बोलती है मॉम आप अपना ध्यान रखो और मैं ज़रा आती हूँ फटाक से। और ऐसे करके जो नेहा है वो मतलब कैब बुक करती है, क्योंकि उस समय स्कूटी जो रहती है वो इशिका लेकर चली जाती है और कार चलाना नेहा को आता नहीं था। तो वो फटाक से कैब बुक करके सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। जैसे ही सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है तो सैम तो बस डॉक्टर से बात करने उनके साथ लगी हुई रहती है कि यहाँ से क्या लाना है, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ है। वो सब डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करने में ही बिजी रहती है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो किसी से बात कर सके। तभी जैसा और इशिका देखते हैं कि नेहा आई है। तो नेहा एकदम से आती है। तो नेहा बोलती है कि कहाँ है पापा, क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, ऑपरेशन क्यों हो रहा है, सब बताओ। सैम कहाँ है, मुझे सैम से मिलना है। तो वो बोलती है वो सैम डॉक्टर से बात कर रही है। दी आप थोड़ा पैनिक होना बंद करो, प्लीज़ थोड़ा कम हो। और वो एकदम से डॉक्टर के पास जाती है। तो जो सैम रहती है वो डॉक्टर से, डॉक्टर मेहता से बात कर रही रहती है और वो बोलती है ठीक है। तो सिचुएशन कई हद तक ऑपरेशन हो चुका रहता है, अब सिर्फ टाइम का वेट करना रहता है। और वो डॉक्टर मेहता के लिए खाने पीने का सब अरेंजमेंट्स पूरा सब कुछ करा रही रहती है और उनको अच्छे से बिठाती है, वहाँ की चीज़ें होती हैं। जैसी नेहा आती है वो एकदम से सैम के गले लग जाती है कि पापा कैसे हैं, पापा कैसे हैं। और डॉक्टर मेहता वहीं खड़े हुए रहते हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं सब ठीक है पापा, ठीक है। कहती मेरे पापा को कुछ हुआ तो नहीं, पापा को कुछ हुआ तो नहीं। और ऐसे करके सैम वाई डोंट यू टेल मी एनीथिंग, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो, आजकल तुम मुझसे हर चीज़ छुपाने लग गई हो, ये है वो है, बहुत कुछ वो गुस्से में बोले जा रही रहती है कि आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हो चीज़ें। जो डॉक्टर मेहता रहते हैं वो खड़े होकर सिर्फ देख रहे रहते। तभी वो बोलती है बेबी लेट्स रिलैक्स, पापा ठीक है, हो जाएंगे। तो कहती है कि सैम मुझे मुझे बस मेरे पापा ठीक चाहिए। तो कहती कि पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मेहता को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इन दोनों का इस तरीके का रिलेशन, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता है कि जो फादर इन लॉ वो जो बोल रही है वो एक्चुअल में नेहा के पापा है और
नेहा उसकी वाइफ है एज अ कंसिडर। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और लड़का होगा जिससे सैम का रिलेशन होगा, और वो फिर फादर इन लॉ बोल रहे थे। तभी वो एकदम से बोलते हैं कि आपके पापा अच्छे हैं और आप टेंशन मत लो, और सैम ने बहुत अच्छे से अपने फादर इन लॉ का ध्यान रखा है। डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं। तो तभी वो बोलती कि हाँ वो तो रखेंगी ना, आखिर वो इतना ज़्यादा प्यार जो करती हैं मुझसे और मेरी फैमिली से। तो जो डॉक्टर मेहता रहते हैं वो एकदम शॉक्ड होकर बोलते आपसे या आपके भाई से? तो वो कहती है नो, शी लव्स मी। और सैम बोलती है कि यस डॉक्टर, आई लव हर एंड शी इज़ माई वाइफ। डॉक्टर मेहता तो एकदम शॉक्ड हो जाते, कहते सो यू आर कपल? एंड तो कहती है यस वी आर। तो कहते हैं, तो दोनों एक साथ एक ही टोन में पूछे वाई यू फीलिंग सो ऑकवर्ड? सैम और नेहा एक साथ बोलते हैं। तो वो कहते हैं नो आई एम नॉट फीलिंग ऑकवर्ड, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन के बाद भी कोई अपने फादर इन लॉ के लिए इतना नहीं करता है जो ये कर रही हैं एक ऐसे रिलेशन के लिए जहाँ सोसाइटी अभी तक एग्री नहीं करती है। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग वे में लगा, इसलिए मैंने थोड़ा ऑकवर्ड वे में आपसे पूछा। तो कहती है कि हाँ वो तो है, हाँ वो कह सकते हैं। फिर जो सैम रहती है वो डॉक्टर मेहता को कहती है कि आप अंदर जाके रेस्ट करिए, आपका डिनर वगैरह सब कुछ आ गया है, आप खा लीजिए। तो कहता है ठीक है। तो वहाँ पर चला जाते हैं डॉक्टर मेहता कैबिन में। सर्जन का अलग से कैबिन रहता है, तो वो वहाँ पर जाके बैठते हैं। फिर जो सैम है वो नेहा को आराम से लेके आके काउच पे बैठती है और बोलती है कि पैनिक होना बंद करो, हो रहा है। तो कहती है आप मुझे आप पूरी सिचुएशन समझाओगे कि हुआ क्या है? तब सैम जो होती है वो पूरी सिचुएशन बताती है कि ऐसे से ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ हुआ था, फिर ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि सर्जन को बुलाना पड़ा। वो हर एक चीज़ें अच्छे से समझाती है और काफ़ी अच्छे से समझाती है, जो नेहा उसको समझती है। और वैसे उतनी देर में नेहा के पास बैल रिंग होती है और वो उसकी मॉम का फ़ोन आता है। तभी सैम कहती है कि आंटी को टेंशन मत देना, उनका बीपी वैसे भी लो हो जाएगा और इश्यूज़ हो जाएंगे, अभी आप मत बताओ। तो कहती है मैम वो पापा से बात करने के लिए बोल रही हैं, तो मैं कैसे हैंडल करूँ? तो कहती है अ, उनको बोल दो रात बहुत हो गई है तो सो गए हैं पापा, सीधे इतना बोल दो, बात ख़त्म यहीं पे होती है। तभी नेहा फ़ोन उठाती है और अपनी मॉम से अच्छे से बात कर रही रहती है। तो मॉम कहती है कि एक तो तुम रात को ऐसे मुझे बोलकर चली गई कि जाना है, कोई मुझे सिचुएशन बता क्यों नहीं रहा है? एक तो तुम्हारे पापा को इतना टाइम नहीं है कि हम मुझसे कॉल पर बात कर सके, इतना ज़्यादा क्या बिज़ी हो गए काम पर कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है? तभी वो बोलती है वो पापा ना थोड़े से थक गए थे तो सो गए, मम्मा कल बात कर लेंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो, आप भी सो जाओ, रात भर हो। कहती मुझे नींद नहीं आने वाली है। फिर वो एकदम से बोलती है नेहा तुम जब झूठ बोलती हो तो झूठ नहीं बोल पाती हो, तो सच सच बताओ मुझे, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इशिका और तुम दोनों मुझसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, तुम लोगों को मेरी कसम मुझे बताओ क्या है? जैसी कसम की बारी आती है कि वो लोग फिर झूठ नहीं बोल पाते हैं, तो नेहा पूरा का पूरी चीज़ें समझाती है, ऐसे से ऐसा हुआ, ये हुआ। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि अभी वो ठीक है कि नहीं। पहले तो उसकी मॉम बहुत पैनिक हो जाती है, डर जाती है, पर फिर भी वो अपनी मैच्योरिटी से हैंडल करती है, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। आखिर वो भी मतलब समझदारी से काम लेती हैं, उन्हें भी पता रहता है कि बच्चे तो वैसे भी डर चुके हैं हर एक सिचुएशन से। अगर उन्होंने अभी अपना पैनिक नेचर या अभी वरिडनेस या अभी कुछ दिखाया तो वो कैसे हैंडल कर पाएंगे? इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और शांति से आराम से सिचुएशन को हैंडल करती है। तभी उसकी मॉम बोलती कोई बात नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे, इतना पैनिक मत हो। तो ये बात सुनकर तो सैम भी बहुत शॉक्ड होती है और साथ ही साथ नेहा भी शॉक्ड होती है कि मम्मी मतलब बहुत अजीब बात है कि आंटी ने इसको पैनिक वे में नहीं लिया, जबकि हम सबको उन्हीं का ही डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने पैनिक वे में नहीं लिया। तभी वो बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद फ़ोन रखने के बाद जब आंटी अब बात करती हैं तो वो बहुत रोती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन मैच्योरिटी और हर चीज़ इतनी ज़्यादा रहती है आंटी के अंदर कि वो उस समय नहीं रोती हैं, क्योंकि उस समय वो नहीं चाहती थी कि बच्चों के सामने भी डरी रहे, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा डर चुके हैं
और अगर अभी उन्होंने ऐसे डरते हुए किया तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो हर चीज़ को हैंडल करते हुए नहीं बोलती हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक एंड शेयर। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मेरे पास थोड़ा सा काम है मुझे, तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। सो और थोड़े से बीच में फ्लॉस भी हुए हैं एंड सॉरी फॉर दैट। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करिए बहुत ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए जितनी जल्दी ये स्टोरी जहाँ तक पहुँचेगी मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में आपका प्यार तो वैसे भी बहुत मिलता है, पर आपको जो भी अगर मुझे कुछ भी सजेशन वगैरह देने हैं तो आप, या आपको अपनी नई स्टोरी कुछ बतानी है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।